हाँ बताइए क्या क्या डाउट है। थर्ड 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 1 नाइन्थ 9 और 15th भी है ना। 18 18 13 13 थर्ड थर्ड हो गया 25 24 25 24 24 25th एक मिनट कितने क्वेश्चन है इसमें भाई। 25 ये क्वेश्चन है, सॉरी 26 तक है। हाँ और कौन सा 20 4 5 20 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। हाँ और 15 हाँ 9 50 8 9 हो गया, 9 हो गया, 12 8 हो गया, 12 हो गया और बस। देखो कौन कौन से क्वेश्चन है। 13 1 हाँ 13 1 3 13 22 हो गया, 22 हाँ और 24 बताओ 24 भी हो गया। तो 1 3 19 4 19 नहीं हुआ, ठीक है 19 भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हो गया 18 18 18 भी हो गया, 20 20 भी हो गया। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 1। If a copper wire is stretched to make its radius, अब देखो stretched to make its radius decrease by 1%, the percentage change in its resistance is approximately। तो मान लो जैसे कि ये वायर है और इसकी जो लेंथ है ये L है और इसका जो रेडियस अगर R में मानो तो इसका जो एरिया वो R है, सॉरी A है। ये क्या कह रहा है देखो, रेडियस डिक्रीजेस बाय 1.1%, है ना, डिक्रीजेस बाय 1.1%। मतलब समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 1 इतने परसेंट से कम कर दिया है। तो क्या होगा दरअसल इसमें, इसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, तो ये L और इसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। तो L पाई आर स्क्वायर, यहाँ से हम लोग एल एन वी इक्वल टू एल एन पाई प्लस एल एन एल प्लस 2 एल एन आर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वी बाई वी 0 प्लस डी एल बाई एल प्लस 2 डी आर बाई आर, और ये क्या हो जाएगा 0 क्योंकि टोटल वॉल्यूम क्या रहेगा यहाँ कांस्टेंट रहेगा। तो कह रहा है कि द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली। तो इसका रेजिस्टेंस की अगर आप बात करोगे तो आर इक्वल टू क्या होता है रो बाई ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ओके तो यहाँ से हम क्या करेंगे डी एल बाई एल की वैल्यू क्या होगी तो -2 डी आर बाई आर, लेकिन ये आपने को क्या दिया इसने माइनस डी आर बाई आर इंटू 100, ये दरअसल 0.1 दिया हुआ है। कितना दिया है 0.1, इसका मतलब हमारे पास में डी एल बाई एल की वैल्यू आ गई है +2 इंटू 0.1 यानी 0.2 इंटू 100 है, यानी 0.2% में आ गया है। ओके यहाँ से इसका लॉग ले लेते हैं तो एल एन आर, एल एन रो कॉन्स्टेंट है प्लस एल एन एल माइनस एल एन पाई -2 एल एन आर, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी आर बाई आर इक्वल टू, ये तो 0 ही हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस डी एल बाई एल ये भी 0 हो गया -2 डी आर बाई सॉरी ये आर हो जाएगा डी आर बाई आर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी आर बाई आर इंटू 100 डी एल बाई एल
इंटू 100 माइनस, इसको मैं प्लस कर लेता हूँ, 2 को बाहर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस dr/r इंटू 100, है ना। तो ये अपने को दे रखा है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये तो आ गया 0.2 प्लस 2 इंटू 0.1, यानी आना चाहिए 0.4%। कितना आना चाहिए, 0.4%। तो ये आंसर आना चाहिए। भाई लॉजिक समझ में आ गया सबको? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। The two ends of a uniform conductor, एक यूनिफॉर्म कंडक्टर अपने को दिया हुआ है, are joined to a cell of EMF E and some internal resistance starting from the midpoint P। यानी इसको हम लोग x इक्वल टू 0 मानेंगे, तो ये हमारे पास हो गया x इक्वल टू L/2, है ना। और ऐसे डिस्टेंस के टर्म में मानना है इसको, यानी उसने कहा भी प्लॉटेड अगेंस्ट, ये देखो, we move in the direction of the current and return to P, the potential V at every point on the path is plotted against the distance covered। ओके, तो मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि ये बैटरी है हमारे पास में, और ये इसके इलेक्ट्रोड्स हैं। तो मैं, क्योंकि से x इक्वल टू 0 तो डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो यहाँ अगर मैं आया तो देखो ये वैसे तो इससे कनेक्ट है और ये इससे कनेक्ट है। तो ये जो मैंने वायर लिया ना, ये जो वायर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, ये लेंथ में नेग्लिजिबल मान रहा हूँ, लेकिन ये जो वायर है, यानी ये जो लेंथ है मैं इसको नेग्लिजिबल मान रहा हूँ, है ना, और इस लेंथ को भी मैं नेग्लिजिबल मान रहा हूँ। यानी लेकिन वहां से आए तो नेक्स्ट x इक्वल टू L/2 से स्टार्ट करेंगे इसको। तो अगर मान लो इनके बीच की डिस्टेंस दी है, तो ये x इक्वल टू L/2 पर ही एक तरह से, तो ये कितना हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये हो जाएगा x इक्वल टू L/2 प्लस डी। ओके, उसके बाद में हम लोग यहाँ आए तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसका मतलब x इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास में d प्लस एल। और आ रही बात सुन में, और उसके बाद ये d प्लस एल, नहीं सॉरी, d प्लस एल क्यों होगा, d प्लस एल तो वापस यहाँ जाके माने x इक्वल टू d प्लस एल, इस पॉइंट पे जाके होगा। यहाँ तो क्या है ये, यहाँ तो एल यही है d प्लस L/2, और ये भी क्या है L/2 है x इक्वल टू, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये लेंथ को मैं नेग्लिजिबल मान रहा हूँ, ठीक है ना। यानी इसके लिए ये वाला पार्ट क्या है यहाँ, एक मिनट इसको हटा देते हैं, ये लेंथ को क्या मानना है आपको, तो ये लेंथ 0 और ये लेंथ भी 0 लेना है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ क्या होगा, दरअसल ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है ना। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्या बोल रहा है, लेकिन ये पॉइंट एंड रिटर्न टू पॉइंट पी, यानी ये पॉइंट पी ये बोल रहा है ना। तो उसके बाद आगे जाते जा रहे हैं हम लोग, और ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा। तो ये एक्चुअल में ऐसा है, इसको मैं एज ए रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहा हूँ, ये EMF है और ये इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R, ये माइनस, ये प्लस, ये E और ये कैपिटल R। ओके, तो ये हमारे पास में A पॉइंट है, ये हमारे पास में B पॉइंट है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, आप यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, हम इस बात को जानते हैं, dV इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर होता है। मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, यहाँ मैं जा रहा हूँ x इक्वल टू 0, तो यहाँ ये क्या है, दरअसल ये VP है, और किसी जनरल x के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ किसी जनरल V के लिए बात करेंगे हम लोग। और E और dr के डायरेक्शन एक ही समझना है, एक ही डायरेक्शन में है यहाँ, क्योंकि यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही होगा। ओके,
हाँ लेकिन देखो ये मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ अपोजिट डायरेक्शन होगा, वो अपने आप एडजस्ट करेगा, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ई डी आर, ये हो गया x इक्वल टू 0 टू x, यहाँ क्या हो जाएगा v माइनस वी पी इक्वल टू माइनस ई एक्स, यानी आप देख रहे हो कि v इक्वल टू क्या लिखोगे आप, वी पी माइनस ई इंटू एक्स। ओके, जहाँ v क्या है, पोटेंशियल है। दरअसल हमें क्या बताना है इसमें, हमें यही पूछ रहा है किसके बीच में, देखो द पोटेंशियल v एट एवरी पॉइंट ऑन द पाथ इज प्लॉटेड अगेंस्ट द डिस्टेंस कवर्ड x। ओके, तो यहाँ देखो ग्राफ क्या होगा, v और x के बीच में ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। तो आप यहाँ देखो, जब x की वैल्यू देखो, यहाँ x की वैल्यू, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस की अगर आप बात करोगे तो आप देख रहे हो कि ये यहाँ का है ना, इसको हमने x इक्वल टू 0 माना हुआ है। ओके, ये x इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ के पोटेंशियल से, यानी ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, पोटेंशियल क्या कर रहा है, देखो a टू b डिक्रीज करता जा रहा है। इसका ग्राफ कैसा होगा देखो, ये यहाँ का पोटेंशियल होगा, ये VP है x इक्वल टू 0 पर। उसके बाद आप देखो माइनस ई एक्स, यानी क्या करेगा है, जैसे जैसे x, तो कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, x इक्वल टू L/2 तक, ये डिक्रीज करेगा। ओके, और ये कहाँ का पोटेंशियल है, दरअसल ये VA हो, ये VB हो गया ना, B पॉइंट का पोटेंशियल हुआ ना, कहाँ का पोटेंशियल हुआ, B पॉइंट का हुआ। उसके बाद वापस से देखो आप, डायरेक्शन क्या है, देखो अपोजिट है, यानी जब इधर से आप इधर जाओगे, राइट टू लेफ्ट जाओगे, किसमें, बैटरी के अंदर, है ना, आप इधर की तरफ जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है, तो आप जाओ उधर रहे हो, इसमें नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये क्या करेगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन ए का पोटेंशियल तो ज्यादा है ना, ये क्या करेगा, यहाँ तक जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये हमारे पास होगा x इक्वल टू डी प्लस a/2 ना, और ये पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको, ये VA मिलेगा ना, क्योंकि हम लोग ये भी, यहाँ का पोटेंशियल भी तो VA हुआ और यहाँ का पोटेंशियल भी तो VB हुआ, क्योंकि ये लेंथ क्या मान रहे हैं हम लोग, इधर भी लेंथ क्या मान रहे हैं, नेग्लिजिबल मान रहे हैं। तो ये स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि E और X की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ओके, उसके बाद वापस कहाँ तक आना है अपने को, तो यहाँ तक तो पहुंच गए हम लोग, यानी यहाँ से यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ से यहाँ भी तो आना है, तो क्या करेगा, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये वापस कहाँ आना चाहिए, इस पॉइंट पर आना चाहिए ना, तो ये होगा, तो ये वाली जो लेंथ, ये वाला होगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू डी प्लस एल हो जाएगा, तो ये ग्राफ मिलना चाहिए। ओके, अब बात ये आती है कि ये VA माइनस VB जो है, VA माइनस VB, यानी ये जो गैप की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो गैप होगा यहाँ, ये क्या होगा, E से कम होगा, ये जो गैप है ये क्या होगा, E से कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, VA माइनस VB है ना, और ये लेस देन E तो होगा, वो आपको मैं समझा देता हूँ कैसे, है ना। इसका आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से B ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। ये कैसे आपको भी समझ में आ रहा होगा, इस इक्वेशन से देखो, यहाँ से पहले इसमें आई करंट निकाल लो, तो क्या लिखोगे आप, यहीं से देख लो, चलो VA माइनस VB जो है ना, तो ये आपको ब्रांच में कैसे लिखते सिखाया था, तो VA माइनस VB करंट इसमें ऐसे जा रहा है ना, आई करंट जा रहा है, क्या लिखोगे आप, E प्लस माइनस IR ना, तो देखो यहाँ से E से क्या आ रहा है, VA माइनस VB कम आ रहा है, तो ये आंसर होगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। सर आप वो डायग्राम फिर से समझा सकते हो क्या? कौन सा वाला डायग्राम, ऊपर वाला या नीचे वाला? सर ऊपर वाला। ये रेजिस्टेंस है और बैटरी से कनेक्ट किया हुआ, देखो ना आप, एक कंडक्टर इसने लिया, तो ये कह रहा है कि इसमें किस तरह से पोटेंशियल चेंज हो रहा है एक्स के साथ में, डिस्टेंस के साथ में, पोजीशन के साथ में नहीं है, ये कंडक्टर है यानी ये रेजिस्टेंस है, और इसने एक बैटरी लगा दी है, तो बैटरी का दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस भी काउंट करेंगे यहाँ, लेकिन ये जो डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ ना, ये वाली, ये नेग्लिजिबल है, और ये भी जो लेंथ है ये भी नेग्लिजिबल है, और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से पोटेंशियल चेंज होता जा रहा है इस पूरे लूप में, वो देखना है अपने को, उसका ग्राफ बनाया मैंने।
तो अब आप स्ट्रेट लाइन क्यों देखो नहीं याद हो रहा है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होगा नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म कंडक्टर है ना, तो ये चेंज करेगा नहीं, है ना। अरे बात सुनो, क्यों नहीं चेंज करेगा मैं बताता हूँ। जे रो इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ना, और जे के यहाँ कांस्टेंट है, क्योंकि जे क्या होता है, आई बाई ए होता है, तो एरिया कांस्टेंट है ना, करंट तो सब जगह सेम ही है, एरिया कांस्टेंट है, तो जे कांस्टेंट है, जे कांस्टेंट है, तो यहाँ ई भी कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए यहाँ ई लेंगे ऐसा, तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी अपने को। और सुन भाई, हेलो, हाँ सर, हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। The cell of EMF E and internal resistance R and internal resistance R is connected to an external resistance R, ठीक है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये सेल है, इसका अपना EMF है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये प्लस ये माइनस ये E, ये कैपिटल R है। द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रेजिस्टेंस R, यानी ये यहाँ की बात कर रहा है, ये A और ये B, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, across the resistance R varies with R as shown in the figure। अच्छा, तो ये दरअसल यहाँ क्या हो रहा है कि V वर्सेस R अपने को बात करनी है, किसके बारे में बात करनी है, V वर्सेस R, यानी V मतलब VA माइनस VB इक्वल टू VA, ये पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ का, है ना। उसने ये कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रेजिस्टेंस R वेरीज विद R, वो ग्राफ बनाना है, तो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पहले I निकाल लेते हैं, तो I ये हो जाएगा मतलब आई आर प्लस ये माइनस ई, मैं यहाँ से स्टार्ट किया, तो माइनस ई प्लस आई आर, करंट से जा रहा है तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस आई आर, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ, ई बाई आर प्लस स्मॉल आर। अब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्योंकि करंट इसमें ऐसे जा रहा है, ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो हो जाएगा आर ई बाई आर प्लस स्मॉल आर, है ना। इसमें एक चीज मैं बताता हूँ, मैं आर क्योंकि वेरिएबल है तो कैपिटल आर से डिवाइड कर दूंगा, तो जाएगा 1 प्लस आर बाई कैपिटल आर। अब ध्यान से समझना, देखो इसको, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर की वैल्यू 0 लेंगे तो ये इनफाइनाइट हो गया, ऐसा नहीं, मतलब वैसे तो 0 हो जाएगा, आर की वैल्यू 0 लेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, समझना है। क्योंकि अगर मैं यहाँ लेता हूँ कि इफ आर इक्वल टू 0, तो आप देखो वी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है ऐसा, वैसे तो वो भी फाइनली 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे पहले सिंप्लीफाई कर लो, फिर आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो वी क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन अब यहाँ देखो, अगर आर की वैल्यू मैं कहता हूँ इनफाइनाइट है, तो आप देखो वी की वैल्यू क्या आ रही है, ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये 0 हो जाएगा ना, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी अल्टीमेटली क्या हो गया है, कॉन्स्टेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ग्राफ जो है ना, ये आना चाहिए, ये आर है और ये वी है, क्योंकि कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब इसका कर्व ऐसा होना चाहिए, बस हो गया, यही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि ग्राफ जो है वो बी वाला है, ए जो है स्ट्रेट लाइन है, सी है वो भी स्ट्रेट लाइन है, और डी जैसे एक्सपोनेंशियल वो भी, या एक्सपोनेंशियल या जो भी होगा, लेकिन इस कर्व मतलब इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो ये होगा। ये क्लियर है भाई सबको? हेलो, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्किट शोन इन फिगर रेजिस्टेंस R1 R2 R नोन, यानी हमारे पास में ये सर्किट ऐसा दिया है,
ये माइनस, ये प्लस, ये E1 है, ये प्लस और ये माइनस, ये E2 है, ये R2 है, ये R है, ये R1 है. In a circuit shown in figure, resistance R1, R2 are known as well as EMFs E1 and E2. The internal resistances of the sources are negligible. At what value of the resistance R will the thermal power generated in it be the highest? अब ये कॉमन सेंस वाली बात है. इस क्वेश्चन में क्या है? कॉमन सेंस. अब लोगों, आपने क्या सोचा सर इंटरनेशनल तो जीरो हो गया, कोई बात नहीं, R1 R2 को मान लेता हूँ मैं, क्या फर्क पड़ गया उससे? हाँ, तो मैं इसका क्या करूंगा, दोनों पैरेलल में दो बैटरीज, इसका इक्विवेलेंट निकाल लूंगा मैं. इसका इक्विवेलेंट निकालूंगा तो इसका सर्किट कैसा मिलेगा अपने को? ये प्लस और ये माइनस और ये E और ये इसका रेजिस्टेंस R है. तो मैक्सिमम पावर कब होगी? तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ाई थी. अगर R की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए तो इसके अक्रॉस, कैपिटल R के अक्रॉस पावर क्या होती है? मैक्सिमम होती है. इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना सिखाया था मैंने. 1/R इक्वल टू क्या लिखोगे? 1/R1 प्लस 1/R2, यानी R इक्वल टू हो गया R1 R2 बाई R1 प्लस R2. ये आंसर आना चाहिए, यानी डी ऑप्शन सही है. बात समझ में आई? अब इसका मतलब थोड़ी कि उस कॉन्सेप्ट को नहीं लगा सकता हूँ मैं, लगा सकता हूँ. मैंने इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बना लिया, कॉन्सेप्ट ये है था वहाँ. अब ऐसा थोड़ी कि उसने नेग्लिजिबल मान लिया तो अब आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं. बिल्कुल मैं तो यूज कर सकता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया. क्वेश्चन नंबर 9. ये हमारे पास में सर्किट ऐसा दिया है. तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये 2 ओम है, ये 15 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 40 ओम है, ये 30 ओम है और ये 20 ओम है. अब यहाँ ये मतलब का, ये मतलब क्या हुआ कि आपस में ये जो सिंपल वायर है जहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है. एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल है, आपस में कनेक्टेड नहीं है. तो कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ ए और बी के बीच में. कोई बात नहीं, बता देंगे. कैसे? इसको मैं 1 मान लूँ, इसको मैं 2 मान लूँ, है ना, इसको मैं 3 मान लूँ और इसको मैं 4 मान लेता हूँ. अब मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ. आप देख लो कि ये जैसे रेजिस्टेंस है, कोई डाउट? हाँ बोलिए. जैसे वो बी पॉइंट के पास जहाँ पे 20 ओम का है उसके ऊपर 8 ओम का भी एक रेजिस्टर है. 8 ओम है ना यहाँ. ठीक है. अब यहाँ क्या है कि ये देखो दोनों किस में है? सीरीज में. तो इसको कितना मान लूंगा मैं? 50. ये दोनों भी देखो किस में है? सीरीज में है. इसको भी कितना मान लूंगा? 50. और ये दोनों भी कितने हैं? सीरीज में. तो इन दोनों को क्या मान लूंगा मैं? 25, है ना. इसको मैं ले लूंगा 50, इसको भी ले लूंगा मैं 50 ओम और इसको भी ले लूंगा मैं 25 ओम. क्लियर? अब मुझे किसके बीच में चाहिए? ए और बी के बीच में. तो ये ए, इसको ऐसे कर लेता हूँ. तो ये ए हो गया मेरे पास में और ये बी हो गया. अब कौन कौन है? ए यहाँ ले लेता हूँ और बी यहाँ ले लेता हूँ. अब देखो 1 और 3, देखो 1 और 3 एक सिंपल वायर से कनेक्टेड है इसे, जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है. इसका मतलब इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया. उसी तरह आप देखो 4 और 2, इनका भी सेम हो गया. इसको मैं एक साथ यहाँ ले लेता हूँ. बस यही था. अब यहाँ देखो
किस किस के बीच में, ए और 4 के बीच में, ए और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, देखो आप कितना है 2 ओम है। फिर हमारे पास में 4 और 3 के बीच में, 4 और 3 के बीच में कितना है 25 है, 4 और 3 के बीच में 25 रेजिस्टेंस है। तो ये भी हो गया हमारे पास में, यानी ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। फिर है हमारे पास जो B और 1 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, कितना है 8 ओम है। और 1 और 2 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, कितना है 50 है, तो ये 50 ओम हो गया। तो ये हो गया, ये हो गया। फिर हमारे पास में बचा कौन सा है 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, कितना है वो भी 50 है। तो ये सर्किट बन गया। तो आप देख रहे हो कि 50 25 50 सब पैरेलल में है। तुम्हारे पास R इक्विवेलेंट क्या आ गया, देखो यहाँ 2 + 8 और इस पूरे सर्किट के साथ सीरीज में आ जाएंगे तो प्लस। तो आप देखो 50 और 50 का कितना हो जाएगा, 50 और 50 का 25 और 25 25 का मिला के कितना आ गया, यानी 25/2। तुम्हारे पास आना चाहिए 10 + 1 2.5, यानी ये होगा हमारे पास में 2.5 ओम। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो RAB = कितना हो गया 45/2 ओम। ये आंसर है। ये आया समझ में सबको? हाँ सर। है ना? तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 12, क्वेश्चन नंबर 12 का तो मैंने आपको समझाया था वैसे तो, है ना, करने की जरूरत ही नहीं थी इसको, तो लॉजिक के साथ करो आप। $100 bulb B1 and 260 bulbs B2 and B3 are connected to 250 source as shown in the figure। अब एक बात और क्लियर कर दूं मैं इसको, क्योंकि यहाँ आपने को ये दिया, केवल ये नहीं दिया कि इनकी रेटिंग क्या है ना, तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करना, बल्ब की बात कर रहा है तो यहाँ जो रेटिंग है ना, मतलब अगर मैं B1 बल्ब की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा 100 वॉट 250 वोल्ट। B2 की रेटिंग की बात करूंगा तो मैं यहाँ लिखूंगा 60 वॉट 250 वोल्ट। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना था बस। और दूसरे वाले का भी 60 वॉट 250 वोल्ट है। ओके, ये मतलब है यहाँ से अपने को रेजिस्टेंसेस मिल जाएंगे। फिर ये कह रहा है कि नाउ W1 W2 W3 आर द आउटपुट पावर्स ऑफ द बल्ब। दरअसल इनको कैसे कनेक्ट किया वो भी समझ लेते हैं। एक बल्ब यहाँ है, दूसरा बल्ब यहाँ है, तो ये B1 है, ये B2 है और ये दोनों सीरीज में है। और ये जो थर्ड वाला है वो किसमें, इनके दोनों के पैरेलल में है। और ये हमारे पास में ये प्लस माइनस ये 250 वोल्ट है ये। तो आप यहाँ देखो इसकी पावर कितनी है 60 वोल्ट है ना, 250 वोल्ट, और इसका कितना है 100 वोल्ट 250 वोल्ट, और इसका 60 वोल्ट 250 वोल्ट। ओके, तो आपको मैंने क्या बताया था, सीरीज में अगर जिसकी पावर ज्यादा होती है उसके अक्रॉस पावर क्या मिलती है अपने को, कम मिलती है, यानी वो क्या होता है डिम होता है। यानी सबसे ज्यादा पावर जो मिलेगी ना वो हमें किसके अक्रॉस मिलेगी, B3 के अक्रॉस, यानी W3, फिर उसके बाद W2, फिर उसके बाद W1। ये आंसर आना चाहिए। ये तो लॉजिक के साथ ही हो गया यार, बताओ ना, क्योंकि जो B3 है उसके अक्रॉस तो 60 वोल्ट ही मिलेगी आपको, लेकिन इन दोनों पर तो 250 क्या कर रहा गया, डिवाइड हो गया ना, क्योंकि इस पर V1 जाएगा, इस पर V2 जाएगा, और हमें मालूम है कि V1 + V2 कितना होगा 250 वोल्ट होगा ना, इन दोनों के अक्रॉस से 250 वोल्ट से कम मिलेगा,
और 100 वॉट के अक्रॉस तो वैसे ही 60 वॉट से कम मिलेगी पावर, है ना। और जो B3 उसके अक्रॉस तो 250 वोल्ट मिल ही रहा है अपने को, इसलिए सबसे ज्यादा पावर उसकी होगी। और मैथमेटिकली भी निकाल सकता हूँ मैं, बताया था निकालना कैसे करेंगे। मेरे ख्याल से लॉजिक समझ में आ गया होगा, इसको तो सॉल्व नहीं करना था वैसे, समझ में आई बात। नेक्स्ट है 13। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है मालूम है। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब इसमें क्या देखो आप, when a galvanometer is shunted with 4 ohm resistance, the deflection is reduced to 1/5। मतलब ये हुआ कि मान लो एक गैल्वेनोमीटर है, इसमें जो करंट जा रहा है वो IG जा रहा है ना। इसका अपना रेजिस्टेंस है, इसका अपना रेजिस्टेंस है RG। ये कह रहा है कि जब इसको शंट रेजिस्टेंस लगाया, यानी जैसे S लगाया, और ये तो RG है इसका। When a galvanometer is shunted with 4 ohm resistance, यानी ये 4 ohm resistance है, the deflection reduced to 1/5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो करंट गया दरअसल वो IG/5 गया, ये कहने का मतलब है। क्योंकि गिराना कितना चाहिए था? IG, है ना। तो अब 1/5 हो गया, यानी IG को आप चाहो तो फुल डिफ्लेक्शन करंट भी मान सकते हो। तो ये हमारे पास हो गया IG/5। If the galvanometer is further shunted का मतलब क्या हुआ? यानी फिर से एक रेजिस्टेंस लगाया, कितने ओम का लगाया? 2 ओम का, यानी ये कितना हुआ? 4 ओम। ये कितना हुआ? 2 ओम। ये कितना हमारे पास में? RG, है ना। अब if the galvanometer is further shunted with 2 ohm wire, determine current in galvanometer now if initially current in galvanometer is I0। यानी IG को क्या ले रहा है? ये I0 ले रहा है, तो ये कितना हो गया इसमें? I0/5। अब उसी हिसाब से इसमें करंट जा रहा होगा, इसमें से करंट आ रहा होगा, वो देखना पड़ेगा भी, क्योंकि इसमें I0/5 हो गया, तो इसमें कितना करंट आ रहा होगा। फिर ये इसमें if the galvanometer is further shunted with 2 ohm wire, determine current in galvanometer now if initially current in galvanometer is I0, given main current remains same। यानी I0 जो आ रहा है ना, ये कह रहा वो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें भी I0 ही आ रहा है। तो अब इसमें बताना है कि इसमें करंट कितना होगा। तो मान लेते हैं IG' होगा, तो इसका मतलब इसमें करंट कितना गया? पहले इसमें करंट गया 4I0/5। तो हम लोग एक रिलेशन यहाँ से निकाल लेंगे, तो क्या लिखेंगे? 4I0/5 इंटू 4 माइनस RG इंटू I0/5 इक्वल टू 0। तो I0/5 तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास RG की वैल्यू क्या हो गई? क्योंकि I0/5 0 नहीं है, तो ये आ गया 16 ओम, यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आ गया 16 ओम। अब क्या करेंगे हम लोग? तो बेस्ट पार्ट हमें तो ये चाहिए ना। चलो तो क्या करें, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, इसमें अपने को IG' चाहिए और इनका इक्विवेलेंट ये आ गया, और ये जो मेन करंट है वो I0 वही बना हुआ है, और ये RG हमारे पास में 16 ओम आ गया। इसका कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 ना, यानी 4/3 ओम आ गया, ठीक है। तो इसमें करंट कितना जा रहा है? इसमें करंट गया I0 माइनस IG', ये लूप बना लो। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 4/3 I0 माइनस IG' माइनस 16 इंटू IG' इक्वल टू 0। तुम्हारे पास आ गया 4I0/3 माइनस 4IG'/3 माइनस 16 IG' इक्वल टू 0। तो 4I0/3 इक्वल टू कितना हो गया? 40।
ये हो जाएगा 48 प्लस तो ये हो जाएगा -40 52/3 आई जी डैश, यानी हमारे पास आई जी डैश की वैल्यू आ गई है I0/13। ये आंसर आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 ए इसका आंसर है। बात समझ में आ गई भाई सबको कैसे किया मैंने? तो ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे। हाँ सर। चलिए भाई 13 भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास में 13 के बाद 18। तो ये सर्किट ऐसा दिया अपने को, ये 30 ओम है, ये 30 ओम है, ये 60 ओम है, और यहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और ये अपने को दिया ये प्लस ये माइनस, ये 5.5 वोल्ट है, और ये एमीटर है। इसका टोटल रेजिस्टेंस 30 ओम है। क्वेश्चन में देखो, पहली बात तो ये तो बेकार हो गया, इसको तो बात ही मत करो, ये तो बेकार है, क्योंकि देखो ना सिंपल वायर जो इस पॉइंट का पोटेंशियल वही इसका होगा कि नहीं होगा, ये तो बेकार हो गया। यानी सर्किट को आप ऐसा बना लो तो, यानी ये दोनों किस में आ गए, ये और ये पैरेलल मांगे, तो पैरेलल मांगे तो इनका रेजिस्टेंस आ जाएगा 20 ओम। ठीक है, सर्किट ये बन गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ये प्लस ये माइनस 5.5 वोल्ट हो गया। तो ये क्लियर है भाई कि कैसे बेकार हो गया और कैसे ये 20 आ रहा है, क्योंकि 1/30 प्लस 1/60 है ना, तो कितना आ जाता है 1/20 आ जाता है। तो ये तो क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है, The resistance of the resistor shown in figure is 30 ohm. Neglecting the ammeter resistance, the ratio of minimum and maximum current. तो minimum current कब होगा, जब ये 30 को पूरा काउंट करेंगे, यानी ये कहाँ होना चाहिए, यानी इसका मतलब है कि ये जब आप 30 को, यानी इसका मतलब ये जब यहाँ होगा तो करंट क्या होगा, इस केस में मिनिमम होगा। यानी जब इसको भी काउंट करोगे आप, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। तो मैं करंट आई मिनिमम लिख देता हूँ यहाँ। आई मिनिमम कितना हो जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाई मतलब 20 प्लस 30, तो आई मिनिमम हो जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाई 50 एम्पियर। मैक्सिमम कब होगा, जब इसका तो रेजिस्टेंस ही नहीं है, जब ये यहाँ होगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस केस में करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो ये आई मैक्स होगा। तो आई मैक्स डायरेक्ट ले देता हूँ मैं, कितना हो गया, तो ये जाएगा हमारे पास में 5.5 डिवाइडेड बाई 20 एम्पियर। क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम, डिवाइड कर लो, तो आ जाएगा 2/5 आ गया। तो आई मिनिमम बाई आई मैक्स यानी 2/5, ये आंसर आना चाहिए। क्लियर है भाई सबको? कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है? सर तो फिर जो 20 ओम के पास से जा रहा है मैक्सिमम करंट होगा, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ 20 ओम से वही मैक्सिमम हुआ। ओके सर, है ना, और वही सर्किट का करंट भी हो जाएगा। जैसे ऐसा बोल सकते हैं कि सो एमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से उसका करंट कम होते जा रहा है मिनिमम के पास। किसके पास, किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से ना, जो ये रियोस्टेट जो लगाया वो ना। हाँ
हाँ, तो उसकी वजह से तो वेरी हो रहा है ना करंट उसमें, क्योंकि वो तो फिक्स है। किसका 20 ओम तो यहाँ फिक्स हो गया ना, और ये हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, ओके। ओके ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट है 19। An ammeter and voltmeter are joined in series to a cell. Readings are A and V respectively. If resistance is now joined in parallel with the voltmeter, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ, ये बैटरी है ना, और ये V है, और ये एमीटर, मतलब ये वोल्टमीटर है, एमीटर है, ऐसा दिया है। An ammeter and voltmeter are joined in series to a cell. Their readings are A and B respectively. If a resistance is now joined in parallel with the voltmeter, तो क्या होगा, है ना। तो एक बात और क्लियर कर दूं मैं आपको, ये थोड़ी कहा कि ये आइडियल है कि नॉन आइडियल, कुछ तो इंफॉर्मेशन नहीं है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग, इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा उस हिसाब से अपने को इनका रेजिस्टेंस भी मान लेंगे। तो मैंने मान लिया कि इसका भी मान लो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, पता थोड़ी है। और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, आरवी, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, आर है। और आरवी का मतलब क्या हुआ, आरवी तो ये यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा ना, हरी बात समझ में। तो ये कह रहा है कि इसकी जो रीडिंग है वो वी है, और इसकी जो रीडिंग है वो ए है ना। अब होगा क्या कि इसका अपना रेजिस्टेंस है मान लो, तो यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा, है ना, वो करंट निकाल लेंगे। मैं डायरेक्ट लिख दूँ, करंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा E डिवाइडेड बाई आर वी प्लस आर ए प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब ये क्या कर रहा है, वोल्ट मीटर के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा दे रहा है। तो ये स्मॉल आर है, ये प्लस माइनस ये ई है, और ये कौन सा रेजिस्टेंस लगाया इसने, कोई भी रेजिस्टेंस लगा दिया, मैंने मान लिया कि यार आपको मालूम होगा, होना चाहिए कि इन इसके रेजिस्टेंस आर बी और इसका आर ए है। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आप निकालोगे ना, जो इसके साथ में सीरीज में आएगा, वो दरअसल आर से भी कम होगा और आर बी से भी कम होगा। यानी इसका जो इक्विवेलेंट आएगा आर आर बी, वो होगा आर प्लस आर बी, और ये क्या होगा, लेस देन बी भी होगा, आर भी होगा, और यही आर आर बी बाई आर प्लस आर बी लेस देन आर बी भी आता है, अगर आपको ये गणित आती हो तो। बात समझ मारी मैंने क्या कहा, वो इन दोनों की वैल्यू से कम आएगा। इसका मतलब सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गया, इसका मतलब अगर इसमें मैं कहता हूँ करंट आई डैश है, तो आई डैश क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, आई डैश बढ़ जाएगा। अब आई डैश बढ़ गया तो ध्यान से समझो, ये रेजिस्टेंस आर चेंज हो नहीं रहा है, यानी ये चेंज हो नहीं रहा है, ये चेंज हो नहीं रहा है, तो इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या करेगा, बढ़ जाएगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि V डैश जो है वो V से कम होगा, लेकिन I डैश जो है वो I से ज्यादा होगा। तो आंसर आना चाहिए इसका B विल इंक्रीज, सॉरी A विल इंक्रीज, B विल डिक्रीज। ये कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आया पहले तो। अब आप कहेंगे सर कैसे क्या क्रॉस बढ़ गया, अरे भाई आर ए तो कांस्टेंट है, तो आई डैश बढ़ गया ना, तो आई डैश बढ़ गया तो क्या लिखोगे, आई डैश इंटू आर ए नहीं लिखोगे, या आर इंटू आई डैश नहीं लिखोगे। तो आर तो पहले भी था, लेकिन आई डैश आई कम था ना, तो यहाँ का वोल्टेज बढ़ गया ना, देखो ना। अब इसमें क्या कंफ्यूजन है भाई, ये बताऊंगी, बोलो भाई। ई तो तीनों पे जाके ड्रॉप होगा ना, इसका मतलब तीनों पे जाके ड्रॉप होगा, तो इसका बढ़ गया, इसका इंक्रीज कर गया, इसका इंक्रीज कर गया, तो इसका डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों का सम तो ई के इक्वल ही होना चाहिए। नहीं समझ में आया क्या, हेलो, हाँ सर। पॉइंट क्लियर है भाई सबको ये, हाँ सर। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में 20।
एक मिनट रुको। नेक्स्ट हमारे पास में 20। An ammeter and voltmeter are connected in series to a battery with an EMF 6 volt. When a certain resistance is connected in parallel with the voltmeter, the readings of the voltmeter decrease these times. Okay, वो तो कह रहा अभी ऊपर कर ही लिया हम लोगों ने। Whereas the reading of the ammeter increase the same number of times, यानी 2 into I हो जाएगा, और ये V into, जैसे V डैश क्या हो जाएगा यहाँ, V by 2 हो जाएगा, और ये 2 into I हो जाएगा। बस कर लोगे कि बताऊं? Find the voltmeter reading after the connection of the resistance, यानी V by 2 बताना है। ठीक है, तो find the voltmeter reading after the connection। ठीक है, चलिए करते हैं। तो देखो ये हमारे पास में वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है, और ये ईएमएफ है। बस ईएमएफ दिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया इसने, यानी ये 6 वोल्ट है, ये आर भी और ये आर ए मैंने मान लिया। इसमें जो करंट है वो आई है, तो ये लूप बनाएंगे। तो आई में डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत है इसमें? 6 बाई आर बी प्लस आर ए, यानी तो आई ए के अक्रॉस की रीडिंग है, और इसके अक्रॉस की रीडिंग क्या है मैंने मान लिया, वी नॉट मान लेते हैं। तो आर वी इंटू आई, ये क्या हो जाएगा, वी नॉट, यानी आर वी 6 डिवाइडेड बाई आर प्लस आर ए, ये आ गया। अब क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि फाइंड द वोल्ट मीटर रीडिंग आफ्टर द कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस बताना है। अमीटर वोल्ट मीटर डिक्रीज कर गया, whereas the reading of the ammeter increase the same number of times. Find the voltmeter reading after the connection of the resistance। तो ये तो करंट कितना हो गया, ईटा इंटू आई हो गया, और ये रेजिस्टेंस मैंने आर मान लिया, और इसके अक्रॉस कितना हो गया, वी बाई ईटा हो गया, है ना? क्या हो गया, वी बाई ईटा हो गया, और ये प्लस 6 वोल्ट है, और ये आर ए है। तो यहाँ से जो करंट जा रहा है वो तो ईटा इंटू आई जा रहा है। ओके, तो ये वोल्टेज अपने को चाहिए। तो आपको ये पता है कि इसका मतलब है कि 6 इक्वल टू क्या लिखोगे आप, V बाई ईटा प्लस ईटा आई इंटू आर ए लिखोगे ना। और ये दरअसल ये क्या है, दरअसल ये V नॉट लिया मैंने, ये क्या है, V नॉट है, तो ये V नॉट लिखोगे ना आप यहाँ से। अब यहाँ तक तो पहुँच गए। हमें क्या चाहिए, V नॉट बाई ईटा चाहिए। तो और कोई इंफॉर्मेशन दिया इसने, नहीं दिया। फाइंड दी वोल्टमीटर रीडिंग, यानी V नॉट बाई ईटा चाहिए अपने को, तो और आई आर की आई आर ए, अब ये कैसे करें भाई इसको, ये हमारे पास आ गया है, और अब
इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आई की वैल्यू अगर मैं वहां से रखूं, तो कौन बताएगा कैसे करें, क्योंकि यहाँ आई आर ए की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, जो मिलेगी 6RA डिवाइड बाई RB प्लस RA, ये मिलेगा अपने को, है ना। तो तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, अगर यहाँ डिवाइड करते हैं मान लो, तो हमारे पास चाहे तो रिलेशन आ जाएगा, कोई बात नहीं। अगर इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करें, चलो करो, देखो ये क्या मिलेगा अपने को, यहाँ ये मिलेगा अपने को दरअसल 6, ये वैल्यू क्या मिलेगी, 6 माइनस V0 मिलेगी ना। कौन सी वैल्यू, यही वैल्यू है ना, ये वैल्यू किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वैल्यू, ये 6 माइनस V0 मिलेगी नहीं मिलेगी, ये वैल्यू यहाँ से रख देंगे ना, आ गया। तो 6 इक्वल टू V0 बाई एटा प्लस n, और IRA को क्या लिखोगे आप, 6 माइनस V0 लिखोगे, हमें तो V0 चाहिए था, तो कितना आ जाएगा, 6 इक्वल टू V0 बाई एटा प्लस 6, दरअसल ये एटा है, तो 6 एटा माइनस एटा V0, तो क्या हो जाएगा, देखो 6 माइनस 6 एटा इक्वल टू V0 को बाहर लो, 1 बाई एटा माइनस एटा, ये मिलेगा ना। और तो 6 को बाहर ले लो, तो 1 माइनस एटा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, V0, या मिलेगा 1 माइनस एटा स्क्वायर बाई एटा। तो आप देख रहे हो 1 माइनस यानी क्या हो जाएगा, 6 इक्वल टू V0 1 प्लस एटा बाई एटा, यानी अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए V0 बाई एटा, यानी 6 बाई 1 प्लस एटा, ये आंसर आ गया, यानी 6 1 प्लस 2 यानी आ जाएगा 3 वोल्ट, ये आंसर आना चाहिए। बात समझ में आ गई है कैसे क्या मैंने, यानी इसका आंसर होना चाहिए, सॉरी 6/3 है ना, सॉरी 2 होना चाहिए ना, इतना तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हो। 6/3 आ रहा है, ये क्लियर है सबको? हाँ सर। हेलो। हाँ सर। तो इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में 22। में क्या बताऊं, हाँ अरे ए और डी के बीच में तो बताया था कैसे कनेक्ट करते हैं, वो तो वापस से नोट्स पढ़ो यार, बताया था। अननोन रेजिस्टेंस कहाँ लगाते हैं, ए और डी के बीच में लगाते हैं, हो जाएगा। 24 ये हो गया, 23 हो गया। हाँ सर। अरे हाँ सर। हाँ, तो ये क्या बताना है इसमें, 24 क्या कह रहा है, 10 ओम रेजिस्टर is connected to a supply voltage alternating between +4 -4 is shown in the following graph. The average power dissipated in the resistor per cycle बताना है। तो पर साइकिल में अगर आप जाते हो तो 0 से कहाँ तक जा रहा है, देखो ये यानी 0.2 है ना, ठीक है। तो क्या हो गया, 0.2 पर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है एक तरह से ना, 0 से लेकर 0.2 पे जाके रिपीट कर रहा है। The average
पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर पर साइकिल बताना है। तो कितना हो जाएगा देखो, प्लस 10 ohm resistor is connected to a power supply alternating between this and this. तो एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर पर साइकिल बताना है। ओके, देखो एवरेज पावर का मतलब क्या है। एवरेज पावर की जब आप बात करोगे तो आप लिखते हो पी डी टी T1 से T2 डिवाइडेड बाई T1 से T2 dt, ये एवरेज पावर होती है ना। तो ये हमारे पास में एवरेज पावर है। ओके, अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है अपने को। तो कैसे यूज करेंगे, तो पी डी टी डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। तुम्हारे पास क्या दिया देखो, एक मिनट, ये हो जाएगा VN इसका 1 वोट आ रहा है ना। हाँ, देखो कैसे करना था। एवरेज पावर निकालने का जो फॉर्मूला है ना, वो तो कैसे निकालेंगे देखो, हम लोग लिखेंगे भाई, हमें मालूम है कि पावर इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई R ना। तो एवरेज पावर की जब बात करेंगे तो एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ। दरअसल वैसे तो ये कॉन्सेप्ट अल्टरनेटिंग करंट का है, तो इसमें थोड़ा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ होता क्या है। मान लो ये रजिस्टर आपने लिया, तो इस तरह से करंट फ्लो करे या करंट इधर से फ्लो करे, हीट का डिसिपेशन तो होना है ना, है कि नहीं। रिवर्स में हीट तो बाहर जाएगी, यानी एनर्जी का डिसिपेशन तो होना है। तो यहाँ जब एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज ऐसे निकालते हैं कि इसका एवरेज निकालना है। तो यहाँ क्योंकि ये डिस्क्रीट वैल्यूज रखता है, अगर ये कंटिन्यूस होता तब तो कंटिन्यूस फंक्शन के हिसाब से मैं इसको इंडिकेट कर लेता। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, V1 का होल स्क्वायर बाई R इंटू T1 प्लस V2 का होल स्क्वायर बाई R T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, ये इसके एवरेज हम लोग ऐसा निकालेंगे। तो आप देख रहे हो कि पहले कितना है, तो 4 का कितना हो जाएगा 16/10 इंटू 0.1, क्योंकि उसके बाद क्या कर रहा है देखो, 0.2 के बाद ये रिपीट कर रहा है दरअसल, तो इसलिए इस तरह से एवरेज निकालते हैं इसमें, है ना। इसका जो टाइम पीरियड है ना एक तरह से पर साइकिल, वो 0.2 सेकंड है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4/10, क्योंकि एक में V1 क्या है, यहाँ V1 है 4 वोल्ट और V2 क्या ले रहा हूँ मैं यहाँ 2 वोल्ट, डिवाइडेड इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 0.2 ना। तो यहाँ से आप 0.1 डिवाइड बाई 10 को बाहर ले लो
तो कितना हो गया 16 + 4 डिवाइडेड बाई 0.2, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो अल्टीमेटली कितना हो गया ऊपर 20 डिवाइडेड बाई 20, तो आंसर हो जाएगा 1 वोल्ट। तो ये एवरेज होगा। ठीक है, तो वैसे तो खैर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पूछ ले इन्होंने, तो ठीक है ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, two cells each of EMF E and internal resistance R respectively are connected in series with an external resistance R। मतलब ऐसा है, सीरीज में लगाया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लस और ये माइनस और ये R1, ये प्लस और ये माइनस ये R2। ठीक है, इसका मतलब ये E2 है, ये R2 है, और ये R1 है, ये माइनस, ये प्लस, ये E1 है और ये R है। The potential difference between the terminals of the first cell will be 0, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या बता रहा, 0 बता रहा है। इसको भी मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, यानी यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है मान लो। तो आई करंट अगर फ्लो कर रहा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि करंट कितना होगा, तो वो हो जाएगा E1 + E2 डिवाइडेड बाई R प्लस स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2। अब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना सीखा ही हम लोगों ने। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो क्या लिखोगे आप, VA माइनस VB इक्वल टू E माइनस I R1, और ये कह रहा है कि ये 0 होना चाहिए। ये सॉरी ये E1 है, तो ये पूछ रहा है अच्छा EMF दोनों का सेम है, सॉरी है ना। तो ये कितना हो जाएगा दरअसल, और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2, तो ये तो हो गया 2E डिवाइडेड बाई R प्लस R1 प्लस R2, तो ये E हो गया यहाँ। लेकिन ये 0 कर दिया इसने, है ना, 0 होना चाहिए। क्या पूछ रहा है कि कैपिटल R की वैल्यू बताओ, तो रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो E माइनस 2E R1 डिवाइडेड बाई R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू 0। E तो 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ हो जाएगा R प्लस R1 प्लस R2 माइनस 2R1 इक्वल टू 0, यानी R इक्वल टू हो गया R1 माइनस R2। ये आंसर आना चाहिए, R1 माइनस R2। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हाँ सर। अब हमने क्या क्या पढ़ा था कैपेसिटर में, मैंने आपको एनर्जी डेंसिटी के बारे में बता दिया था, है ना। हाँ सर। हाँ बोलो, कोई डाउट है? मेरी आवाज आ रही? हाँ सर। हेलो, तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था यार, क्या क्या पढ़ाया था भाई, 1 मिनट यार देखना पड़ेगा। बारे में हमने प्रेशर के बारे में बात किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, और इसके बारे में बात हो रही थी। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन करवा दिए थे आपको ऐसे। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई थी। नेक्स्ट हमारे पास में कैपेसिटेंस। तो दरअसल यहाँ जो सिंबल होगा कैपेसिटेंस, तुम बात कर ही रहे हैं, यानी ये दरअसल क्या है, ये वैल्यू है एक तरह से, यानी एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है
उसकी जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। लेकिन उस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का नाम है यहाँ कैपेसिटर, जिसका सिंबल क्या है देखो, इसका सिंबल ये होगा, या ऐसा भी हो सकता है। तो ये चाहे स्फेरिकल कैपेसिटर हो, चाहे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो, चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, इसका जो सिंबल है वो ये रहेगा, ये ध्यान रखना है। या तो ये, या एक कर्व लाइन होगी और एक ये स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसे है ना, कोई भी हो सकता है, जिसकी अपनी एक कैपेसिटेंस होगी इसकी। अब यहाँ बात करेंगे, इसको चार्ज की बात करते हैं जैसे। तो चार्ज कैसे होता है ये थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। तो मान लो जैसे कि ये कैपेसिटर मैंने लिया, मैं जनरली यही कैपेसिटर लूंगा, है ना। और अगर हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो ये प्लस है माइनस, मान लेते हैं कि इसका ईएमएफ मैंने मान लिया कि V है, या इसका वोल्टेज जो है वो V है, और इसकी अपनी कैपेसिटेंस C है। तो होता क्या है, हम एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ से क्योंकि ये क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। अब आपको ही मालूम है कि प्लेट के बीच में क्या होता है, गैप होता है। और अगर हम लोग मान लो कैपेसिटर भी लगाते हैं, डाइलेक्ट्रिक भी मीडियम में डालते हो, तो इंसुलेटर होता है, यानी इसका मतलब इसका क्रॉस तो करंट फ्लो करेगा नहीं, है ना। तो हम लोग क्या समझते हैं कि यहाँ से Q चार्ज गया तो इस पर क्या चला जाएगा, प्लस Q चार्ज चला जाएगा, और यहाँ से इस पर एक तरह से माइनस Q चार्ज गया। कितना चार्ज गया, माइनस Q चार्ज। ऐसा इस पे हम लोग समझते हैं, यानी माइनस Q का मतलब क्या हुआ है, एक्चुअल में ऐसा हुआ, इस पर माइनस Q गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर मैं कहता हूँ माइनस Q है, इसका मतलब वहां से प्लस Q आया होगा, तभी तो माइनस Q है वहाँ, और इस पर यहाँ इधर से प्लस Q गया। तो हम लोग यही समझेंगे, यहाँ क्वेश्चन करेंगे कि बैटरी ने Q चार्ज गया, तो वापस बैटरी में हमने बात किया था कि KCL और KVL के अकॉर्डिंग क्या था कि जितना चार्ज बैटरी ने दिया उतना चार्ज बैटरी के अंदर आना चाहिए, तभी हम मानेंगे सर्किट कंप्लीट है। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा हो रहा है कि इधर से माइनस Q जाता है, इधर से प्लस Q जाता है ना। यानी अल्टीमेटली देखा जाए तो यहाँ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इस तरह से। लेकिन समझना कैसे, आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि मान लो बैटरी ने Q चार्ज दिया और Q चार्ज बैटरी में वापस आया, तो जब हम लोग जाएंगे इधर से ऐसे Q चार्ज को लेकर, तो आपका इस पहली प्लेट पे प्लस Q लेना है, दूसरी प्लेट पे माइनस Q लेना है। ओके, ये कॉन्सेप्ट रहेगा। जैसे मैं अभी इस पे जाता हूँ, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ, तो उससे और क्लियर होगा आपको। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो यहाँ क्या होगा, कैपेसिटर्स को हम लोग ऐसा कनेक्ट करेंगे, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। वैसे जैसा हमने रेजिस्टर का किया था वैसे, है ना, वैसा ही कैपेसिटर का भी होता है, सेम वही। यानी वहाँ कैपेसिटर रेजिस्टर में क्या देखा था कि हर एक के अक्रॉस करंट सेम था, यहाँ हर एक के अक्रॉस चार्ज क्या होगा, सेम होगा। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये V है। तो मान लो इस बैटरी ने Q चार्ज दिया, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि यहाँ से Q गया, तो हम लोग इस तरह से समझेंगे कि इस पर प्लस Q आया और इस पर माइनस Q, यानी प्लस Q माइनस Q। फिर यहाँ से Q गया, इस पे समझेंगे प्लस Q, इस पे समझेंगे माइनस Q, ठीक है। इस पे समझेंगे प्लस Q और इस पे समझेंगे माइनस Q, और इसमें चार्ज वापस से Q आ गया। और वैसे भी अगर आप देखो ध्यान से, ये देखो दोनों प्लेट को, ये आइसोलेटेड प्लेट है, पहले चार्ज क्या था, इस पर 0 था दोनों पे, अभी भी 0 है, ये देख लो। इसका मतलब इंडक्शन की वजह से क्या हुआ, एक प्लेट पर, इस प्लेट पर माइनस Q चार्ज आया, इस पर क्या आ गया, प्लस Q आ गया। टोटल चार्ज हमेशा क्या बनाना चाहिए, 0 ही, क्यों, क्योंकि तो आइसोलेटेड प्लेट से दोनों। उसी तरह यहाँ देखो आप, यहाँ भी टोटल चार्ज देखो 0 ही है। तो अल्टीमेटली यहाँ जो चार्ज की बात करते हो, किसकी वजह से आ रहा है, इंडक्शन की वजह से आ रहा है चार्जेस, ठीक है। लेकिन कैसे समझना है अपने को कि Q बैटरी ने चार्ज दिया तो प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, Q वापस बैटरी में आ गया। और इसकी कैपेसिटेंस मैंने मान लिया C1 है, इसकी मान लिया C2 और इसकी मान लिया C3 है, ठीक है। मैं इसको फिर से बना रहा हूँ,
ये कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है, और ये हमने V वोल्ट की बैटरी से इस सर्किट को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है, और हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो यहाँ से मान लो Q चार्ज गया, तो यहाँ क्या होना चाहिए, प्लस Q माइनस Q। तो यहाँ प्लस Q या माइनस Q, प्लस Q माइनस Q, और Q चार्ज बैटरी में आ गया। तो यहाँ KVL भी वैलिड है, KCL भी वैलिड है। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा यहाँ, यानी जिसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो C हो, मान लिया मैंने कि C होगी। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस और ये भी है। तो मान लो यहाँ से Q चार्ज गया, इस पर क्या होना चाहिए, Q चार्ज होना चाहिए, इस पर भी माइनस Q चार्ज होना चाहिए। यानी जब इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं तो सेम बैटरी से कनेक्ट करना चाहिए और सेम चार्ज वो बैटरी देना चाहिए, तभी तो C इक्विवेलेंट मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप ये लूप बनाते तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, माइनस V। अच्छा, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, बैटरी के अक्रॉस अगर माइनस से प्लस जाएंगे तो माइनस V लेना है ना, या अगर E है तो माइनस E लेना है, प्लस से माइनस जाएंगे तो प्लस E या V लेना है, और रजिस्टर के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस IR लेना है, अपोजिट जाना है तो माइनस IR लेना। कैपेसिटर के में क्या करेंगे, सेम बैटरी जैसा बिहेव करेंगे, क्योंकि हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्लस Q बाई C इक्वल टू 0, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C तो होगा। तो हमारे पास में Q इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ, CV है ना, या इसको ऐसे रहने देते हैं, तुम्हारे पास ये आ जाएगा V इक्वल टू Q बाई C, ये इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी बात करेंगे, इसका लूप कंप्लीट करेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, इधर से जा रहा हूं मैं, माइनस से प्लस, तो माइनस V प्लस इस कैपेसिटर के इधर जा रहा हूं तो क्या लिखूंगा, Q बाई C1, Q बाई C2 प्लस में, Q बाई C3 प्लस में, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो V इक्वल टू आ गया हमारे पास में, Q को बाहर लेंगे तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ये इक्वेशन नंबर 2। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो आप देख रहे हो कि 1 बाई C इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 एंड सो ऑन, अगर और भी कैपेसिटर्स है तो। इसका मतलब रेजिस्टर और कैपेसिटर ये दोनों अपोजिट रहेंगे, ये ध्यान रखना है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, है ना। तो वो वहाँ का पैरेलल, यहाँ का सीरीज, यहाँ का पैरेलल, वहाँ का सीरीज, तो ये इक्विवेलेंट इस तरह से निकालेंगे। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जो भी कॉन्सेप्ट हमने वहाँ सिमेट्रिक मेथड से जो सिमेट्रिक मेथड जो भी सीखे थे वहाँ, वो यहाँ भी वैलिड है, बताएंगे यहाँ भी क्वेश्चन करके आपको। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो अगर यहाँ भी मान लो कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो उन मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन डेल्टा स्टार वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं होता है, ध्यान रखना है। हाँ, यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट भी होता है, वो भी बात करूंगा मैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें दो ही कैपेसिटर ले रहा हूँ मैं, लेकिन दोनों पैरेलल में। पैरेलल का मतलब दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये कैपेसिटेंस C1 है, ये C2 है, और इसको हमने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। तो ये मान लो V वोल्ट की बैटरी हमने लगाई, इसने यहाँ से Q चार्ज दिया, तो KCL के अकॉर्डिंग क्या होगा, चार्ज का बाइफर्केशन होगा। तो इस पे मैंने मान लिया Q1 गया और इस पे मान लिया मैंने Q2 गया। सीधी सी बात है कि Q इक्वल टू क्या होना चाहिए, Q1 प्लस Q2 जंक्शन पॉइंट पर, है ना। तो इसका मतलब यहाँ कितना गया, Q1, तो यहाँ माइनस Q1, यहाँ प्लस Q2 तो माइनस Q2, तो इधर से क्या आ गया Q1, इधर से क्या आ गया Q2, और मिला के क्या हो गया Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, यानी सर्किट हमारा कंप्लीट है। यानी बैटरी ने जितना चार्ज दिया उतना बैटरी में चार्ज आ गया। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट जिसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम फाइंड करेंगे। तो मान लेते हैं कि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है, सेम बैटरी से कनेक्ट करेंगे और बैटरी को क्या देना चाहिए, सेम चार्ज देना चाहिए। तो ये प्लस Q हो जाएगा या माइनस Q हो जाएगा, तो वापस Q आ गया।
यानी माइनस वी प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू 0, यानी ये हमारे पास आएगा Q इक्वल टू सी वी। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब एक लूप कौन सा बनाएंगे, एक तो लूप ये बना लेता हूँ मैं, और एक लूप बार वाला बनाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस वी प्लस Q2 बाई C2 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा Q2 इक्वल टू C2 इंटू वी। फिर हमारे पास बार वाले के लिए देखेंगे तो माइनस वी प्लस Q1 बाई C1 है ना। कौन सा, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ चले गए हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हमारे पास वापस यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो Q1 इक्वल टू क्या आ गया, C1V। इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे तो हमारे पास Q इक्वल टू आ गया C1V प्लस C2V, है ना। ये इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। तो कंपेयरिंग कंपेयरिंग 1 एंड 3, तो आप देख रहे हो कि आ जाएगा CV इक्वल टू C1V प्लस C2V, यानी C इक्वल टू होगा C1 प्लस C2। यानी इस केस में हमारे पास में, और अगर और भी होगा तो हम लोग इसको ऐसे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है भाई, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं तो उससे और क्लियर होगा आपको। तो एक आइडिया आपको लग गया कि कैसे इसमें, जैसे वहाँ देखा था हमने KCL केवल वहाँ लगाया था, वो यहाँ भी वैलिड ध्यान रखना है। तो आप वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो थ्योरी है उस पर जाइए, कैपेसिटेंस। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आप आइए। फिर अभी 13 भी करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको कैपेसिटर पर मैंने केवल ये बताया थी ना आपको कि कोई भी कंडक्टर है तो उस पर एनर्जी कितनी होगी, कैपेसिटर की एनर्जी। अच्छा बता दी थी ना, तो कैपेसिटर की एनर्जी समझ में आ रहा है ना क्या होती है, बताया था है। तभी तो हमने क्या वो निकाला था, फिर हमने एनर्जी डेंसिटी निकाली थी, याद है ना भाई। कैपेसिटर की एनर्जी कैसे लिखते हैं, स्टैटिक एनर्जी कितनी स्टोर होगी, फॉर्मूला याद है ना सबको, Q स्क्वायर बाई 2C या हाफ CV स्क्वायर या हाफ QV, ये याद है कि नहीं? हाँ सर। हाँ। तो जैसे ये क्वेश्चन है तो एक चीज मैं पहले इसमें बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 में। वैसे तो इसका डेरिवेशन में आगे बताऊंगा आपको कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है इसके, क्योंकि इसने कहा ना हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट बताओ। तो दरअसल एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, है ना। तो हीट डिसिपेटेड इन दी सर्किट, ठीक है। तो दरअसल फॉर्मूला ये WB इक्वल टू डेल्टा H प्लस डेल्टा U, यानी डेल्टा U क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा किसमें, कैपेसिटर के अंदर। WB क्या है यहाँ, WB को बोलते हैं हम लोग वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी। अब ये पॉजिटिव कब होगा, तो होता क्या है दरअसल, मान लो ये बैटरी है, इसका EMF E है, ये प्लस माइनस, अगर इसने चार्ज दिया, मान लो Q चार्ज दिया, तब वर्क हो जाएगा इसका पॉजिटिव E इंटू Q, ये होता है वर्क डन बाई बैटरी। इसका EMF इंटू Q, जितना चार्ज ये देगी तो हो गया वर्क डन बाई बैटरी, क्या हो गया इस केस में पॉजिटिव हो गया। दूसरा, अगर मान लो बैटरी में चार्ज आया
यानी बैटरी अगर चार्ज हो रही है, इस केस में क्या था, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, इस केस में बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। अगर चार्ज इसमें ऐसे आया, इसका EMF E है, तो इस केस में वर्क डन बाय बैटरी जो लिखोगे वो लिखोगे माइनस E इंटू क्यू। ठीक है, तो ये मतलब है यहाँ एक डेल्टा एच क्या है, ये डिसिपेटेड इन द सर्किट है, हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट है। और डेल्टा यू का मतलब होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की जब बात करते तो वो तो डिफरेंस की बात करते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट तो डिफाइन होता ही नहीं, वो तो हम लोग डिफाइन करते हैं जीरो मान के। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल है ना, तो ये हो जाएगा चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी stored in कैपेसिटर। ओके, ये कैपेसिटर अगर कहीं सारे है तो उसमें पूरा सिस्टम की बात कर रहे हैं, मतलब ये कहने का मतलब ये हो, कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। तो ये यहाँ रहेगा कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट है। ये कैसे आया फॉर्मूला मैं आपको आगे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो मान लो क्योंकि क्वेश्चन में दिया इसलिए मैंने बता दिए हैं, इसको यूज करके भी दिखाता हूँ मैं आपको। देखो अब यहाँ क्या दिया, देखो हमारे पास में दिया कि एक 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, फिर ये 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, फिर ये 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, और फिर ये एक बैटरी यहाँ लगाई जिसका वोल्टेज दिया हुआ है या EMF दिया है 30 वोल्ट है। और ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये 3 माइक्रोफेरेड है, और ये 6 माइक्रोफेरेड है। क्या कह रहा है, 3 इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर। तो अच्छा, इसकी अगर अनचार्ज है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, या इंडिविजुअल की क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, 0। आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन सर्किट विद अ बैटरी ऑफ EMF 30 वोल्ट, फाइंड आउट फॉलोइंग चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि बैटरी ने क्यू चार्ज दिया, ये चार्ज आएगा, इस पर कितना होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू, और क्यू चार्ज वापस बैटरी में आ जाएगा। इसको कंप्लीट कर लो, या इक्विवेलेंट निकाल के कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो -30 प्लस क्यू बाई 2 माइक्रो प्लस सॉरी क्यू बाई 3 माइक्रो प्लस क्यू बाई 6 माइक्रो, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो आप देख रहे हो कि 30 इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करो, या क्यू बाई माइक्रो को बाहर ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 6 ना, कितना हो गया 3 + 2 + 1 यानी 1 हो गया, तो क्यू बाई माइक्रो। तो टोटल चार्ज कितना दिया बैटरी ने, 30 माइक्रो कूलम। ये आंसर है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। फिर कह रहा पोटेंशियल एनर्जी इन 3 माइक्रो, तो 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो Q² / 2C भी ले सकते हो, या हाफ CV², या QV/2। तो हमें Q पता है, C पता है, क्योंकि सब पे Q यही है। कितना हो गया, तो 30 माइक्रो का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 × किसकी पूछ रहा, 3 माइक्रो, तो ये हो जाएगा 100 माइक्रो स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 माइक्रो। एक माइक्रो से तो माइक्रो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया है, 150 माइक्रो जूल। यानी हमारे पास ये जो कैपेसिटर है 3 माइक्रोफेरेड, उसमें जो एनर्जी स्टोर है वो कितना आ गया, 3 माइक्रोफेरेड एनर्जी स्टोर है इसके अंदर। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा यू टोटल इन कैपेसिटर्स पूछ रहा है, तो यू टोटल के लिए क्या करो, या तो इंडिविजुअल की निकाल लो, या बेस्ट पार्ट क्या है कि C इक्विवेलेंट निकाल लो। तो C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 माइक्रो प्लस 1/3 माइक्रो प्लस 1/6 माइक्रो। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/1 माइक्रो, यानी C इक्विवेलेंट आ गया 1 माइक्रो फेरेड। और 1 माइक्रो फेरेड आ गया, इसका मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो तो 30 वोल्ट ही है।
जिसने क्यू चार्ज दिया तो इस पे कितना आएगा प्लस क्यू, इस पे कितना जाएगा माइनस क्यू। तो यहाँ अब सी इक्विवेलेंट मिल ही गया, सी इक्विवेलेंट मिल गया। तो अब इसकी एनर्जी टोटल क्या हो जाएगी, यहाँ टोटल एनर्जी हो जाएगी, जो कि ये फाइनल है क्योंकि इनिशियल तो 0 ही थी। तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c या हाफ सी वी स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा हाफ सी ले लो तो 1 माइक्रो इंटू वी कितना है 30 का होल स्क्वायर, तो 900/2 यानी हो गया 450 माइक्रो जूल। तो यू फाइनल या यू टोटल जो है वो कितना आ गया 450 माइक्रो जूल आ गया। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा कैसे कर रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन क्लियर वापस है भाई से यहाँ तक? सर, एक बार क्वेश्चन वापस से दिखाएंगे क्या सर? मैं मिस हो गया था। हाँ 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 हाँ। ये कॉन्सेप्ट ये तो पढ़ लिया था आपने उस टाइम कि नहीं पढ़ा था? हाँ सर, ये पढ़ा था, ये डेल्टा पढ़ा एच था। प्लस डेल्टा क्वेश्चन यू वाला। क्वेश्चन ये 3 initially uncharged capacitors are connected in series as shown in circuit with a battery of EMF 30 volt. Find out following: charge flow through the battery, ये चाहिए एक तो, potential energy in 3 microfarad capacitor कितना है, U total कितना है, यानी इन इस सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई उसके बारे में बात कर रहा है, और हीट डिसिपेशन कितना है। ओके, तो ये मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो सब सीरीज में तो सब पे चार्ज क्या होगा सेम होगा। फिर मैंने एक के वी एल लगा के इसको सॉल्व कर लिया, तो क्यू चार्ज मुझे मिल गया 30 माइक्रो कूलम। ओके, फिर इसने कहा कि 3 माइक्रोफेड पे एनर्जी बताओ, तो क्या होगा क्यू स्क्वायर बाई 2c या हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू वी बाई 2। तो क्यू पता ही है और इसका कैपेसिटेंस पता है, तो हमें पता चल गया कि इस पर एनर्जी कितना स्टोर होगा। सॉल्व करेंगे तो 150 माइक्रो जूल। फिर उसने कहा कि टोटल एनर्जी बताओ, तो बेस्ट पार्ट क्या है, या तो इंडिविजुअल की निकालो और सबको ऐड करो, उससे बढ़िया है कि इक्विवेलेंट निकाल लो। हाँ सर, यहाँ से ठीक है, यहाँ से हाँ, समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए, ये टोटल एनर्जी आ गई। अब फोर्थ पॉइंट में कह रहा है हीट डिसिपेशन, तो वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा E इंटू क्यू, क्योंकि बैटरी क्या कर रही है चार्ज दे रही है, तो E कितना है 30, बैटरी ने चार्ज कितना दिया क्यू, क्यू कितना आया, क्यू आया हमारे पास में कितना आया 30 माइक्रो कूलम, तो यहाँ रख देंगे, तो 30 माइक्रो कूलम, तो डब्ल्यू बी आ गया यानी वर्क डन बाय बैटरी आ गया 900 माइक्रो जूल। ओके, तो फॉर्मूला क्या हमारे पास में, डब्ल्यू बी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल तो 0 ही था, ये हो गया 900 माइक्रो इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 450, हो जाएगा 450 माइक्रो जूल। तो डेल्टा एच यानी इतनी एनर्जी कहाँ चली गई हीट में, कितनी 450 माइक्रो जूल, यानी इतनी एनर्जी हमारी हीट में चली गई है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है भाई? अब जैसे अभी 15 नहीं करेंगे, 15 का बताएंगे कैसे करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये क्वेश्चन करो आप, 16 क्वेश्चन करो आप, इसमें एग्जाम्पल 16 करिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 16 करो आप भाई, सबके पास में है ना ये तो। अभी किसने ज्वाइन किया था अभी, रुचि, रुचि नाम है ना, और कौन है बंसल, प्रखर, और कौन है भाई, 3 लोगों ने ज्वाइन किया ना। आपके पास मटेरियल है ये, मैं शेयर कर देता हूँ, नहीं तो अभी रुको, ग्रुप पे वापस से शेयर करता हूँ मैं, विजेता ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, उस पे अभी मिल गया होगा आपको, ठीक है।
चाहो तो किरचॉफ से भी आप कर सकते हो, और चाहो तो ये कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया था 0 वोल्ट, अगर ये 0 वोल्ट है तो कितना होगा 30 वोल्ट, फिर ये भी कितना होगा 30 वोल्ट, ये भी कितना होगा 30 वोल्ट, ये कितना होगा 0 वोल्ट, लेकिन यहाँ का नहीं पता है तो यहाँ का मान लेते हैं कि x वोल्ट है। तो क्या करेंगे, मान लो इधर से चार्ज आया Q1, इधर से चार्ज आया Q2 और इधर से चार्ज आया Q3, इन तीनों का सम इस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इन तीनों क्या होना चाहिए इस जंक्शन पॉइंट पर, 0 होना चाहिए। तो Q1 कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0, और Q1 कैसे लिखते हैं हम लोग यहाँ, Q1 लिखेंगे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस, तो Q1 की बात करूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ 30 माइनस एक्स इंटू वहाँ कैपेसिटेंस क्या है 1 माइक्रो। फिर हम लोग लिखेंगे Q2 के लिए, तो कितना है 30 क्योंकि इधर से Q2 आ रहा है ना, तो 30 माइनस एक्स इंटू 2 माइक्रो। फिर है Q3 के लिए क्या लिखेंगे 0 माइनस एक्स इंटू 6 माइक्रो। इन सबका सम क्या होना चाहिए 0, तो हमारे पास रहेगा 30 माइनस एक्स माइक्रो प्लस Q2 है 2 माइक्रो इंटू 30 माइनस एक्स प्लस ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू 6 माइक्रो इक्वल टू 0। माइक्रो तो हटा देंगे, वो तो 0 होता नहीं है, तो हो जाएगा 30 माइनस एक्स प्लस 60 माइनस 2x माइनस 6x इक्वल टू 0। आप देख रहे हो 90 30 प्लस 60 90 और माइनस 2x माइनस x माइनस 3x, यानी हो गया 90 इक्वल टू 10x, सॉरी 9x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ, यानी आ गया 10 वोल्ट आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास में 10 वोल्ट आ गया। अब x की वैल्यू 10 वोल्ट आ गया तो किसके अक्रॉस पूछ रहा है, एक तो वो 1 ओम के अक्रॉस पूछ रहा है, सॉरी किसके अक्रॉस, 1 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस पूछ रहा है ना। 1 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस अगर पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा, देखो Q1 यहाँ से निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, Q1 ये तो रखो, तो Q1 कितना आ गया, तो 30 माइनस 10 इंटू 1 माइक्रो, यानी आ गया 20 माइक्रो कूलम। एक आंसर तो ये आ गया, और है ना, और इसके अक्रॉस तो आप देख रहे हो कि ये तो 0 है और ये 10 है, इसका मतलब इसमें चार्ज ये आएगा ना, तो ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखेंगे वहाँ x माइनस 0 इंटू 6 माइक्रो, ये हो जाएगा Q3 डैश, या इसका मोड ले लो, तो कितना आ गया 6 माइक्रो इंटू 10, यानी 60 माइक्रो कूलम, ये आंसर है 60 माइक्रो कूलम आ जाएगा, यानी 6 माइक्रो फेरेड कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज होगा वो ये आ जाएगा। तो लेकिन डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन ये होगी, मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया वहाँ, लेकिन है ना, तो वो क्योंकि ये अगर 0 माइनस एक्स निकालेंगे तो माइनस आएगा, इसका मतलब उसके अपोजिट होगा। जैसे करंट का कॉन्सेप्ट था वैसे चार्ज का कॉन्सेप्ट भी यहाँ लेना है। तो अल्टीमेटली इसमें करंट, इसमें चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है Q3, ऐसे करंट फ्लो करेगा, यानी चार्ज इसमें ऐसे जा रहा है। तो ये करने का तरीका है, और चाहो तो किरचॉफ से भी आप कर सकते हो तो भी आ जाएगा, और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। तो यही था आज, तो अभी और भी करेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन, और एडवांस वाले आप ये कर लो, है ना, एक्सरसाइज 2 कर लो, किसका करंट इलेक्ट्रिसिटी का कर लिया, कंप्लीट कर लिया हो। मेरी आवाज आ रही क्या, मेरी आवाज आ रही, हाँ सर। हाँ, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने, हाँ सर। ठीक है। तो नेक्स्ट वीक क्लास लगवाता हूँ मैं आप लोगों की, और डीपीपी भी कर लो फिर, आगे की जो भी डीपीपी है।